Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Antima Dubey. Today I am going to teach you class 9 science chapter 9 short notes. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैं रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक बॉल को हमने फोर्स लगाई, वो मूव करने लग गया। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या रुकने लग जाता है। किस वजह से रुकने लग जाता है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, इसलिए वो रुकने लग जाता है। अगर कोई इस पर फोर्स नहीं होती तो रुकता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम। इम्पैक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम होता है जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम को हम क्या कहते हैं कि मोमेंटम होता है प्रोडक्ट होता है वो मास और वेलोसिटी का। जैसे फोर्स किसके ऊपर इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के। अब मैं समझाती हूँ कि फोर्स कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और वेलोसिटी के। जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, ये हो गया 10 kg का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कितने का है? 10 kg का। अगर मैं बोलूँ कि एक छोटा बच्चा इस पर फोर्स लगाए इसको मूव करे तो वो नहीं कर पाएगा, कि फोर्स क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है? भारी है और हमें फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का। देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे एक ट्रक है। ट्रक क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो हमें उसको रोकने में क्या लगेगी? ज़्यादा फोर्स लगेगी। वो किस में है? उसकी वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, तो हमें क्या लगेगा? फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो फोर्स किसके है? फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी से। तो हम इससे क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास इनटू वेलोसिटी की। अब आप सोच रहे हो कि मैंने मल्टीप्लाई का साइन ही क्यों लिया। तो देखो, अगर देखो फोर्स किसके इक्वल है? मास इनटू वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली इक्वल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक कांस्टेंट चाहिए होगा। कांस्टेंट किसको लेंगे? के एम वी। और के की वैल्यू क्या है हमारी? 1। तो क्या आ जाएगा? एम वी, ठीक है। अब बोल रहे हो कि अब सोच रहे हैं कि हमने मल्टीप्लाई का साइन ही क्यों लिया। तो देखो, अगर मास 0 होगा तो फोर्स भी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर हम लेते, देखो मास अगर 0 लिया इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी भी 0 होती तो फोर्स किसके इक्वल होता? 0 के। अगर मैं प्लस का साइन लेती, जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास प्लस वेलोसिटी। अगर मैं मास को 0 लेती और प्लस वेलोसिटी तो फोर्स किसके इक्वल आता? वेलोसिटी के। जब हमारा मास कुछ है नहीं तो वेलोसिटी क्या होगी? मास अगर 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी? और अगर मैं माइनस का साइन लेती तभी भी यही आता है, जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास माइनस वेलोसिटी।
फोर्स। अब हम देखते हैं, जैसे हम वेलोसिटी को क्या लेते हैं, 0 माइनस 0। फोर्स किसके इक्वल है, मास के। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो हमें इसमें फोर्स की क्या ज़रूरत है, तो क्या है, इसलिए हमने किसको लिया। अब देखते हैं डिवीज़न में भी ऐसे होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास डिवीज़न बाय वेलोसिटी। मास को क्या ले लिया हमने, 0 डिवाइड बाय वेलोसिटी, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसलिए हमने किसको लिया, मल्टीप्लाई साइन को। देखो, तो हमें इसमें क्या बोला गया है, इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हमने फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू वेलोसिटी को। तो हमें बार बार मास इंटू वेलोसिटी ना लिखना पड़े, तो हमने मास इंटू वेलोसिटी को क्या हमने इसको नाम दिया क्या, मोमेंटम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, मास इंटू वेलोसिटी को हम कहते हैं मोमेंटम, जिसको पी से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट है, मास की क्या एसआई यूनिट होती है, केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो रेट है चेंज होने का मोमेंटम का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनबैलेंस फोर्स जो अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए मतलब एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू के एम ए, और के की वैल्यू क्या होती है, 1। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि जितना भी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उसकी उतनी एक्सेलरेशन होगा, वो उतना मूव करेंगे। वेलोसिटी के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, वो थोड़ा जो बॉल जब कैच करते हैं तो वो थोड़ा बेंड हो जाते हैं, क्योंकि देखो जैसे बॉल है उसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, क्रिकेटर है, ऐसे मान लिया इसको क्रिकेटर। ठीक है, जब ये बॉल कैच करेगा तो थोड़ा ये बेंड होकर थोड़ा झुकेगा, फिर कैच करेगा। बॉल कैच करी, थोड़ा झुका, फिर कैच करेगा। इसके क्या होगा, इसकी फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, जिससे उसको चोट भी नहीं लगेगी। अगर बॉल बहुत स्पीड से आ रही है और किसी ने डायरेक्टली पकड़ लिया, वो झुका नहीं, तो उसको ज़्यादा लगेगी, चोट लग सकती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे ये है रफ सरफेस, ठीक है, ये रफ सरफेस है और कोई इस पर गिरेगा तो क्या होगा, उसको ज़्यादा चोट लगेगी। बहुत स्पीड से गिरेगा तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी। और जैसे हमने ये मान लिया, ये क्या है, स्मूथ सरफेस, जैसे बेड। अगर कोई बच्चा कोई भी गिरेगा तो क्या होगा, ये थोड़ा ऐसे झुकता है, थोड़ा नीचे होता है, उसके बाद फिर ऊपर आता है, मतलब इसकी स्पीड में चेंज आया, धीरे धीरे कम होती है और फिर रुक जाती है, तो इसकी वजह से चोट जो होती है वो कम लगती है। अब इस वीडियो में हमने कर लिया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब से
लास्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।